नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से जितने भी स्टूडेंट एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी के लिए लीगल एप्टीट्यूड यानी कि विधि अभिरुचि जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विधि अभिरुचि के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उन सभी से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की व्याख्या करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आया हूँ। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं और सीरियसली एकदम तैयारी में जुटे हुए हैं वे सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के और वीडियोस को पूरा देख डालें। और जितने भी वीडियोस प्रीवियस वीडियोस डाले गए हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज एक साथ में कर दिया है। अदरवाइज आप सभी वीडियो चैनल के पेज पर भी जाकर के देख पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं डेली एक वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो जीके का हो। इस समय आप सभी को इसके वीडियोस मिल रहे हैं। तो आप सभी जो भी सीरियस हैं उनके लिए तैयारी अच्छी तरीके से हो पा रही होगी, आशा करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों आप सभी के एग्जाम जो होने वाले हैं वो वहाँ पर जो है जितने भी लीगल एप्टीट्यूड यानी कि आप सभी के जितने भी जुडिशरी से संबंधित है वहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जीके के। इसीलिए मैं यहाँ पर आज जो है लीगल एप्टीट्यूड यानी कि विधि अभिरुचि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कब देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है। यहाँ आप देख सकते हैं धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है, यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है। अब यहाँ आप सभी को बताना है क्या दायित्व होता है, क्या पृथक होना या फिर संयुक्त एवं पृथक दोनों या फिर न्यायालय के अनुसार, यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत क्या होता है, संयुक्त दायित्व होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के दोस्तों बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, आप सभी ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। जो बच्चे जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं मैं मान लूँगा कि उनकी तैयारी अच्छी तरीके से हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को रखा हूँ आप सभी क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर देने की बात ही छोड़िए। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमें समझना है। पहले समझना है ये कि इसके अंतर्गत मतलब किस प्रकार के जो है यहाँ पर दंड या फिर किस प्रकार के आप जो है कृत्य करते हैं तब आपको जो है ये धारा लगेगा, धारा 34। तो आप सभी मान के चलिए जैसे आप सभी एक साथ मिल करके 4 से 5 लोग मिल करके कोई अपराध करते हैं तो वहाँ पर जो है ये बात हो रही है, उसके लिए धारा 34 जो है उसका निर्वहन करेगा। तो आप धारा 34 के अंतर्गत ये जो है 4-5 लोग इकट्ठा होकर के संयुक्त रूप से कोई अपराध करते हैं तब जो है उनके ऊपर सभी लोगों के ऊपर धारा 34 लगेगा। और वो संयुक्त इसीलिए लिखा गया, यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है संयुक्त, यानी कि सभी लोगों पर लगेगा। कोई भी अगर अपराध मिल करके कर रहे हैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 लोग मिल करके अगर कर रहे हैं तो वो जो है संयुक्त रूप से सभी पर धारा 34 के अंतर्गत आप सभी का अपराध दर्ज किया जाएगा। अब आशा करते हैं दोस्तों समझ चुके होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं नहीं लिखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, और 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आप देख पाएंगे। पहला ऑप्शन है आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ऐसा है तब नहीं है। या फिर आपराधिक कृत्य समान आशय को अग्रसर करते हुए किया गया हो, या फिर अपराध करने वाले कार्य में किसी न किसी रूप से में सभी जो है भागीदार हो। यहाँ आप देख सकते हैं किसी न किसी रूप में सभी भागीदार हो, या फिर यहाँ आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही
जटिल क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त नहीं है? ये शर्तें हैं दोस्तों। सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे, आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। जब अभी आप पहला क्वेश्चन पढ़े धारा 34, अभी आपने पढ़ा, अभी मैंने समझाया धारा 34। धारा 34 में क्या होगा, कई लोग देख सकते हैं, आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया शामिल है, तो हमको क्या कह रहा है, क्या शामिल नहीं है ये बताना है। अगला देखते हैं ऑप्शन, अगला कह रहा है आपराधिक कृत्य समान आशय को अग्रसर करते हुए किया गया हो, तो ये भी देखिए उसमें शामिल है, ये भी शामिल, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं अपराध करने वाले व्यक्ति कार्य में किसी न किसी रूप में सभी भागीदार हों, यानी कि सभी लोग भागीदार होंगे। तो यहाँ पर यानी कि संयुक्त रूप से जितने भी लोग अपराध कर रहे हैं एक साथ में, वहाँ पर धारा 34 लगेगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों ऑप्शन क्या हो गए, यहाँ ये तीनों ऑप्शन इसके अंतर्गत आ रहे हैं, धारा 34 के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा धारा 34 के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो, तब ये वाला जो है ऑप्शन, इस तरीके से अगर कोई और कृत किया गया हो तो वहाँ पर आप सभी का ये जो है धारा 34 नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों जितने भी उठाए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के हैं और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन ऐसे आप सभी को मिलने वाले हैं, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप सभी क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक जो पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं और वो सभी जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जैसे कि ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आगे है, यहाँ देख सकते हैं। सामान्य आशय का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सामान्य आशय का अर्थ क्या है, आप सभी को बताना है। यहाँ पर क्या एक जैसा आशय, या फिर वही आशय, या फिर सभी द्वारा आशय में भागीदारी, या फिर वह समान योजना। ये आप सभी देख सकते हैं वर्ड इतनी जटिल बनाए गए हैं, आप सभी को समझना पड़ेगा। सामान्य आशय का क्या अर्थ होता है, आप सभी को ये बताना है। सामान्य आशय का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जो है एक जैसा नहीं होगा, ये गलत है। या वही आशय नहीं, ये गलत है। यह समान योजना नहीं, यहाँ होगा सभी द्वारा आशय में भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। सामान्य आशय का यही अर्थ होता है कि सभी द्वारा आशय में भागीदारी हो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पहले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, यहाँ देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53, यहाँ देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 53 के अंतर्गत कौन सा दंड नहीं है, यहाँ देख सकते हैं कौन सा दंड नहीं है, ये भी पूछा जा रहा है कि यानी कि कौन धारा 53 के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा ऐसा दंड है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर जुर्माना लिखा गया है। पहला आप देख लीजिए यहाँ पर जुर्माना, क्या जुर्माना धारा 53 के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर क्या निर्वासन आता है या नहीं आता है, या फिर आपके 3 ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर संपत्ति का संपारण या फिर मृत्यु। क्या ये धारा 53 के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपको बताने हैं क्या, या फिर आते हैं। तो आपको जो नहीं आते हैं उसी को बताना है। 3 इसमें से आते हैं और एक नहीं आता है, वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बताना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत कौन सा दंड नहीं है, यहाँ देख सकते हैं जुर्माना एक प्रकार से आप दंड है, देख पा रहे होंगे जुर्माना एक प्रकार से दंड है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जुर्माना एक प्रकार का दंड है, संपत्ति का संपारण भी एक प्रकार का दंड है, और मृत्यु एक प्रकार का दंड ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये निर्वासन जो एक प्रकार का दंड नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर भी आपका राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया दोस्तों लीगल एप्टीट्यूड का, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, इस वजह से जो है आप सभी के लिए देख लीजिए मैंने पीपीटी बनाया हूँ, यानी कि पीडीएफ बनाया, टाइप किया हूँ, टाइप करने के बाद जो भी हो सका पीडीएफ उतना टाइप करके आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूँ, ताकि आप सबको भी क्वेश्चन देखने में अच्छा लगे और स्पष्ट हो। इसीलिए दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग जो है बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करते हैं। आप लोग से आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग देख सकें और उनका भी एग्जाम में कुछ ना कुछ उपयोगी साबित हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। यहाँ पर कह रहा है विधि विरुद्ध जमाव के लिए
कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा रहा को दोस्तों, आप जो है क्वेश्चन में फंस जाएंगे, इसलिए पहले क्वेश्चन की प्रकृति समझिए क्या कहना चाह रहा है, तब जाकर के आंसर पे पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं, यानी कि ऐसा नियम जहां पर बोला जाए कि 5 या मतलब 2 या 2 से अधिक, या फिर 4 या 4 से अधिक, या 5 या 5 से अधिक, मतलब ऐसा कहीं रूल लगा जाए कि उसके विरुद्ध जमाव कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। यानी कि अभी आप देख सकते हैं धारा 44 आप सभी ने सुना होगा, धारा 44 में 2 या 3 या 4 व्यक्ति एक साथ नहीं खड़े हो सकते, है ना। इस तरीके से यहाँ पर कहेगा, इसीलिए यहाँ पर भी कहा गया कि विधि के विरुद्ध जो है कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। कितना व्यक्ति, अगर से 5 या 7 या फिर 10 या फिर 6 व्यक्ति एक साथ होते हैं तो जो है वहाँ पर विधि के विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध हो जाता है। वही आपको बताना, 7 व्यक्ति या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 10। यहाँ पर देखिए धारा 44 के अंतर्गत था ये धारा 44 के अंतर्गत इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर ये बताना है कि विधि विरुद्ध जमाव का मतलब इकट्ठा होना के लिए कम से कम व्यक्ति की आवश्यक होते हैं। कितने, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है, कम से कम 5 व्यक्ति आवश्यक होते हैं। 5 व्यक्ति एक साथ अगर कहीं खड़े हो जाते हैं जब धारा 44 लागू हुआ रहता है, या फिर कोई उस प्रकार से अगर विधि यानी कानून लगाया गया है, तो आप सभी इसके विरुद्ध जो है कम से कम 5 व्यक्ति आप सभी होने चाहिए, तब वहां पर आप विधि के विरुद्ध जमाव माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 बी वाला 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे क्वेश्चन, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता, यहाँ देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई है, यानी प्रवृत्त हुई है। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, यानी कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई है, आप सभी को ये बताना है। डेट सहित यहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया 6 अक्टूबर 1860 को प्रवृत्त हुई है, या फिर 6 दिसंबर 1860 को हुई, या फिर 1 जनवरी 1862 को हुई, या एक ऑप्शन और आपके सामने दोस्तों, या फिर 1 जनवरी 1861 को। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप बताएंगे। देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई है, यहाँ पर अभी मैं लिख देता भारतीय दंड संहिता कब प्रकाशित हुई या फिर कब से लागू हुई है, तो आपके लिए आसान हो जाता। तो क्वेश्चन दोस्तों कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप सभी क्वेश्चनों की प्रकृति को जरूर समझिएगा, तभी जाकर के आंसर आप सही से दे पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की प्रवृत्त हुई, मतलब भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, यानी कि जो है दंड संहिता कब प्रकाशित हुई यानी कब लागू हुई, आपसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, 1 जनवरी 1862 दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सम्मुख है, अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है, कह रहा है अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक तत्व नहीं है अपराध के लिए, आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है ऐच्छिक कार्य, या फिर ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य दोनों, या फिर दोषपूर्ण आशय, या फिर कार्य से लोप भी सम्मिलित हो, वही जो है हमारा आवश्यक तत्व नहीं है। इसमें से आपको ऐसे ऑप्शन को चूज कर पाना है। आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 के, इस प्रकार से आप देख पाएंगे क्या मतलब अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है। ऐच्छिक कार्य अगर आपकी इच्छा है और आप अपराध कर रहे हैं तो आवश्यक तत्व हो गया, मतलब ये तत्व है। और इसी प्रकार से दोषपूर्ण आशय, अगर आप दोषपूर्ण का आशय यानी किसी उम्मीद से निकले हैं कि मुझे आज दोषी बनना है, आज मुझे कुछ ना कुछ करना ही है चाहे जो हो जाए, तो वहाँ पर दोषपूर्ण आशय का मतलब ये है कि ये भी इस तत्व में शामिल हो गया है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसका मतलब ये सही, ये भी गलत है, ये भी गलत। और तीसरा है कार्य, चौथा वाला ऑप्शन कार्य से लोप भी सम्मिलित हो जाना, तो इसका मतलब जो है कार्य से लोप भी सम्मिलित हो, यानी कि जितना भी आप मैं जैसे मान लीजिए आप कोई प्लान बना रहे हैं, कार्य से लोप का मतलब आप किसी भी कृत्य को करने से पहले, कोई भी अपराध करने से पहले जो आप कोई मंथन कर रहे हैं, कोई भी प्लान चेंज कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, उस को जो है यहाँ पर हिंदी भाषा में कह दिया गया है कि कार्य से लोप भी सम्मिलित हो, यानी कि आपकी जो कोई प्लानिंग कर रहा हो 4-5 लोग इकट्ठा मिल करके, ये भी अपराध के अस्तित्व आवश्यक तत्व नहीं है क्या, तो सर ये भी आवश्यक तत्व है। ये भी इसका मतलब आपको बताना है कि जो नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये भी है, आप देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं ऐच्छिक कार्य भी सम्मिलित है, और जो है दोषपूर्ण आशय भी सम्मिलित है, और कार्य लोप भी सम्मिलित है। इसका मतलब जो भी
कोई कृत्य करने वाले हों उसके पहले जो भी प्लानिंग बनती है उसी को बोला जाता है कि कार्य से लोप भी सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है आवश्यक तत्व तो हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, इसलिए दोस्तों क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं शामिल है इसमें, अपराध के आवश्यक तत्व के अंतर्गत ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों या उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। यदि आप सभी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान पूरी तरह से आप सभी को अवेलेबल कराऊंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर आसान आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, जिससे वीडियो जो है और सभी के पास पहुँच सके और वो सभी स्टूडेंट भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और इस प्रकार से दोस्तों और आशा करते हैं कि आप सभी को पूरी वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मैं पढ़ाने का तरीका में जो भी कोई कमी होगा दोस्तों उसको भी आप बता सकते हैं। अदरवाइज मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और ऑप्शन समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। कह रहा है अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। एक प्रकार से देखिए वहां पर अभी क्वेश्चन यही वाला था और दूसरा क्वेश्चन 8वां नंबर वाला क्वेश्चन भी यही है, बट लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेकिन लग चुका है। लेकिन ये लग चुका है कि आप सभी के यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गए, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपके ऑप्शन भी आ सकते हैं चेंज होकर के। क्वेश्चन तो सेम है लेकिन ऑप्शन बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता, बहुत टाइप से बनाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन को उठाया ताकि आप सभी के ऐसे टाइप से क्वेश्चन अगर आए तो आप सभी वहां पर सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कहना है इसका मतलब, अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। देख लीजिए अभी 4 तत्व यहाँ है, 4 तत्व ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 8 तत्व हो गए, जिसमें से 2 नहीं शामिल हैं और मतलब 6 तत्व ऐसे हैं जो शामिल हैं। तो आप सभी को बताना है। तो आपराधिक कृत्य तो बिल्कुल शामिल है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको मैंने व्याख्या किया है कि अपराध के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं या आपराधिक कृत्य बिल्कुल है और दुराशय बिल्कुल है। अगर कोई आप अपराध कर रहे हैं और दूर तक नहीं सोचेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए दुराशय भी आपके लिए क्या है कि एक अपराध का तत्व है। और यहाँ पर देख सकते हैं मानव तो खुद ही कर रहा है, कोई ना कोई जो कृत्य करने वाला है तो एक मनुष्य है। तो इस प्रकार से ये भी आप इसमें शामिल है। इस तरह से दोस्तों ये तीनों ऑप्शन शामिल है। इस प्रकार से क्या होगा, ये हमको नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं लगना है ये, क्योंकि ये शामिल है। यहाँ कह रहा है कि कौन नहीं है शामिल, यानी कौन सा तत्व तो नहीं है, तो ये हेतु वाला तत्व नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित अपराधों में से दोस्तों क्वेश्चनों की प्रकृति पहले समझिएगा, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप क्वेश्चन की प्रकृति समझिएगा कि क्या कहने वाला है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये आप समझ जाइए। तो क्वेश्चन का आंसर आप देने में आप सभी को बिल्कुल आसानी हो जाएगी। कह रहा है निम्नलिखित अपराधों में से किसमें आपराधिक मना स्थिति, कह रहा आपराधिक मना स्थिति अपेक्षित नहीं है ना। अपराध करने का प्रयत्न, कह रहा आपराधिक मना स्थिति, आपका अपराध करने की स्थिति में कौन सी ऐसी मतलब अपराध है इसमें निम्नलिखित जो ऑप्शन में दिया गया अपराध कि आपकी मना स्थिति है ये अपेक्षित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें पहला ऑप्शन अपराध करने का प्रयत्न करना, दूसरा कह रहा है हत्या, फिर द्विविवाह, फिर कह रहा है चोरी। इस प्रकार से आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 3 ऑप्शन आप सभी को दिखा रहा हूँ, अपराध करने का प्रयत्न और हत्या और फिर द्विविवाह, एक दूसरा था, तीसरा था, चौथा चोरी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको बताना है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित अपराधों में से किसमें आपराधिक मना स्थिति अपेक्षित नहीं है, यानी कौन सा ऐसा अपराध है इसमें जो अपेक्षित नहीं है। तो आप सभी को इसके लिए दंड जरूर मिलेगा, ये कहने का मतलब ये अपराध है। कह रहा है कि आपराधिक मना स्थिति, यानी कि आप सभी इसके ये अपराध के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कौन सा है जो अपेक्षित नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अपराध करने का प्रयत्न, ये तो आता ही है ना, ये भी है, हत्या ये भी है, चोरी ये भी है, लेकिन एक द्विविवाह यहाँ देख सकते हैं, ये द्विविवाह एकदम अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। द्विविवाह जो है आपकी आपराधिक यहाँ पर मना स्थिति होती है, क्योंकि आपके मन के मुताबिक ये अपराध होने वाले होते हैं, इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपराधिक मना स्थिति अपेक्षित नहीं है। तो आप जो है यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके लिए ये एक ऐसा अपराध है
कि ये जो है आपके लिए अपेक्षित नहीं है, भले ही आपका मन करे। तो इसलिए आप द्विविवाह वाला सिस्टम नहीं कर सकते हैं। ये वाला जो है आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन की प्रकृति को। द्विविवाह आपकी आपराधिक मनाही स्थिति के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है, इसका मतलब आपको इसके लिए भी दंड मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए आप सभी का आपराधिक मनाही स्थिति अपेक्षित नहीं है, आप अपने मन से ये अपराध नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, विवाह, द्विविवाह, यानी कि द्विविवाह आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है। यानी कि निम्नलिखित अपराध जो नीचे दिए गए हैं वही चारों अपराध फिर दिए गए हैं, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कठोर दायित्व है अपराध के लिए, कौन सा कठोर दायित्व रखता है कि आप ऐसा वर्क कर दें, ऐसा कार्य कर दें, ऐसा कृत्य कर दें, ऐसा अपराध कर दें कि आपको कठोर दंड मिलने वाला है। यह आप सभी जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, तो ये वाला दोस्तों जो मैंने बताया द्विविवाह। इसमें भी देखिए क्वेश्चन की प्रकृति किस तरीके से है, वहां पर क्वेश्चन अभी पूछा गया था दूसरे तरीके से, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। इसीलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप सभी को अगर नहीं समझाएंगे तो आप सभी को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी इसमें से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी मैं लेकर के आया हूँ, इसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन का टच कर ले जा रहे हैं, इसका मैं मान लूँगा कि आपकी जो है बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। क्योंकि दोस्तों ऐसे इतने हल्के क्वेश्चन नहीं है, जितने क्वेश्चन लेकर के आऊँ बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, सबकी बस की बात नहीं है इसको सॉल्व करना, इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप सभी को एग्जाम में। हो सकता हो एग्जाम में इससे हल्का क्वेश्चन पूछा जाए, इससे टफ भी पूछा जा सकता है, इसी टाइप का पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि आपको समझाना भी है और समझना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही रीजन है कि द्विविवाह जो है अपराधों में से ये कठोर दायित्व अपराध रखता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदता से संबंधित है। स्वैच्छिक मद यानी मद आप सुन रहे होंगे, जो कि आप नशे में होते हैं उसे मद बोला जाता है। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदता से संबंधित है, कि आप जो है इस धारा के अंतर्गत स्वैच्छिक मदता आप कर सकते हैं। ये आप सभी को यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते कौन सी धारा में ऐसा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंदर स्वैच्छिक मदता से संबंधित, यानी कि स्वैच्छिक मदता आप सभी कोई भी ऐसे इस प्रकार से अगर से मद में नशे में है और आप कोई कृत्य कर रहे हैं, तो आप सभी को इस कौन सी धारा के अंतर्गत आप सभी को दंड मिलने वाला है, इसमें ये आपको समझना है। क्या धारा 84 के अंतर्गत, या धारा 85, या फिर धारा 86, एक धारा और होगा धारा 87 शायद होगा, किसी तरह धारा 87 है चौथा ऑप्शन। तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर धारा अगर से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत स्वैच्छिक मदता है, यहाँ धारा 86 के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। धारा 86 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता जो है स्वैच्छिक मदता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन निजी स्थान पर कारित नहीं हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन है ऐसा ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन हत्या, बलवा, हमला या फिर दंगा। यहाँ आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कृत्य है जो निजी स्थान पर कारित नहीं हो सकता, निजी स्थान पर आप नहीं कर सकते। यानी कि हत्या जैसे ये बिल्कुल नहीं कर सकते, बलवा ये भी नहीं कर सकते, हमला ये भी नहीं कर सकते आप निजी स्थान पर। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दंगा। दंगा जो है निजी स्थान पर कारित नहीं हो सकता, ये चाहे जहाँ भी आप कारित हो सकता है, इस प्रकार से दंगा कहीं भी भड़क सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, दंगा। यानी कि दंगा जो है निजी स्थान पर कारित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, एक तो अपूर्ण है कि उसके बाद अपराध भी नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को समझना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा 5 मिनट लग जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि नहीं वाले आते हैं, उसके बाद भी अपराध कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ आप क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे तरीके से। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध है, यानी कि अपराध तो है लेकिन पूरी तरह से अपराध नहीं माना जाएगा, ये आपको बताना है। समझ ना दोस्तों,
क्योंकि यहाँ पर अपूर्ण अपराध कह रहा है, अपूर्ण अपराध कह रहा है कि ऐसा अपराध जो पूरी तरह से नहीं माना जाए, यहाँ पर नहीं भी लिखा गया, देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप तोड़ करके समझिए तो आप समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा जो है अपूर्ण अपराध में नहीं आता, यानी कि पूर्ण अपराध में आता है। समझ रहे हैं, यानी कि आप जैसे आप समझ रहे हैं अपूर्ण अपराध यहाँ लिखा गया है, अपूर्ण अपराध है ना, अपूर्ण अपराध यानी कि कह रहा है ऐसा अपराध जो पूरा ना माना गया हो, है ना। अब पहले तो इसका यही हो गया, यही इतने का निगेटिव हो गया, ऐसा अपराध जो पूर्ण नहीं हो, है ना, पूरी तरीके से नहीं किया गया, उसके बाद भी नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीके से अपराध माना जाएगा। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अपहरण। यही है दोस्तों, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये पूरी तरह से अपहरण जो है पूरी तरह से अपराध माना जाएगा, न कि अपूर्ण तरीके से अपराध नहीं है, है ना। इस तरीके से देखो प्रयास जो है अपूर्ण तरीके से होता है, या आपराधिक षड्यंत्र जब करेंगे ये भी अपराध जो है अपूर्ण तरीके से माना जाएगा। दुष्प्रेरण करेंगे तब भी अपराध जो है पूरी तरीके से नहीं माना जाएगा, अब अपूर्ण तरीके से माना। लेकिन कह रहा अपूर्ण तरीके से नहीं है, तो इसका मतलब पूरी तरीके से वो माना जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन को और क्वेश्चन की प्रकृति को मेरे द्वारा समझाए गए विधि के द्वारा आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अपहरण जो होगा ये पूरी तरह से अपराध के रूप में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन दोस्तों जो भी क्वेश्चन है बहुत दमदार है, और जो है थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कहना क्या चाह रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, देख सकते हैं, उद्यापन परिभाषित है। उद्यापन परिभाषित है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उद्यापन परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर किस धारा में उद्यापन जो है परिभाषित है। उद्यापन आप देख पा रहे होंगे, एक उद्यापन कुछ तरीके का होता है, उद्दीपित जो उद्दीपन जिसे बोलते हैं हम लोग, उद्दीप्त बोलते हैं। कोई उद्दीपन इस तरीके से अगर हम कुछ उसके कोई इस तरीके का उद्दीपन कर दें, जैसे मान लीजिए कोई अपराध हो जाए, है ना, तो उसके लिए दंड किस धारा के अंतर्गत मिलेगा। आपका उद्दीपन का मतलब आप थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, उद्दीपन या उद्यापन की परिभाषित है किस धारा के अंतर्गत। तो उद्यापन का मतलब थोड़ा सा आप उत्तेजित हो जाए, मान लीजिए इस तरीके का कुछ मतलब निकल रहा हो, तो वहाँ पर किस धारा, कौन सी धारा आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो ये आप सभी के सामने है। ऑप्शन नंबर ए 383 धारा 384 या फिर 387 या फिर 390 आपको बताना है। तो ये भारतीय दंड संहिता के किस धारा में ये जो है परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक वाला तो राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं धारा 383, यही धारा आप सभी के ऊपर लगेगा अगर आप कुछ इस तरीके से करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, यानी कि आप किसी तरीके से मान लीजिए छेड़खानी कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सभी को धारा 383 के अंतर्गत आप सभी को दंड मिल सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15। देख सकते हैं क्वेश्चन मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल एप्टीट्यूड के अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सभी को कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, है ना, देख रहे हैं, किसी पुरुष द्वारा एक महिला का पीछा करना दंडनीय है। आपको देख सकते हैं, आप किसी भी महिला का पीछा नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप सभी के ऊपर कौन सी धारा लग सकती है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दिया गया है। 4 धाराएं आपके समक्ष रखी गई, यहाँ देख सकते हैं 4 धाराएं हैं। धारा 354A, धारा 354B, या तो धारा 354C या फिर धारा 354D। यानी कि आप सभी आप देख लीजिए, ये धारा का खंड कर दिया गया है ABCD में। इसका मतलब क्या हुआ, धारा जो 354 है दोस्तों, आप सभी देख लीजिए, धारा 354 आप सभी के यहाँ गांव में होता होगा। मान लीजिए लड़ाई झगड़ा होता हो या फिर कोई भी हो, अपने आदमी जो है झूठे में यानी कि झूठ बोल देता है या फिर फ्रॉड कर देता है, या किसी भी तरीके से मान लीजिए हकीकत में ही हो गया हो, तो धारा 354 सबसे पहली बात छेड़खानी के मामले में क्या होगा, धारा 354 आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखेंगे कि महिला का पीछा करना धारा A के अंतर्गत आएगा, और उसके साथ थोड़ा सा और अभद्रता करना धारा B के अंतर्गत आ जाएगा, 54B के अंतर्गत, या उसको कुछ और कर देना तो यहाँ पर धारा C के 354C के अंतर्गत आ जाएगा। इसी में मतलब कैटेगराइज किया गया है कि कितना आप
कितना अधिक कृत्य आप कर रहे हैं, यानी किस तरीके का अपराध कर रहे हैं, वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है। उसके अंतर्गत तब आप धारा 54 ही लगेगा, लेकिन उसमें किस टाइप का लगेगा, A B C D, उसमें आपने क्या किया है, किस तरह से आप सभी ने कृत्य किया है, वो वाला मतलब आपको उसके हिसाब से यहाँ पर दंड जो है मतलब धारित किए जाएंगे। यानी कि आप जो देख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि धारा 354 के अंतर्गत छेड़खानी का मामला दर्ज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे, जो पीछा करता है किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को जब पीछा किया जाता है तो वहाँ पर जो है कौन सी धारा लगती है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 354D आपके अंदर आपके ऊपर लग सकती है धारा। इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का डी। जैसे धारा 354D के अंतर्गत आप अगर से किसी महिला को पीछा कर रहे हैं तो आपको दंड मिल सकता है 354D के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16वां क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, किसी मृत व्यक्ति के शरीर से आभूषण निकालना अपराध है। तो ये एक अपराध है, यानी कि किसी मृत व्यक्ति के शरीर से आभूषण निकालना तो अपराध है ही, लेकिन ये किस धारा के अंतर्गत आप सभी को मुकदमा दर्ज होगा, यह आपको बताना है। किस धारा के अंतर्गत आप सभी को यहाँ पर दंड मिल सकता है, ये आपको बताने हैं। तो मृत व्यक्ति के शरीर से आभूषण को निकालना एक अपराध है और उसके लिए आप सभी को दंड मिल सकता है, और उस दंड का जो मिलना है वो किस धारा के अंतर्गत मिलेगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं धारा 392 या धारा 379, धारा 420 या धारा 404। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन आप सही बताइए दोस्तों। आप सभी कमेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आप सभी को नहीं समझ में आ रहा बता दीजिएगा। अदरवाइज आप सभी को कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं आप सभी को बताने के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों। एक बात और आप सभी को बताना चाहूँगा कि कुछ दोस्तों जो है अभी कमेंट कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए, सोचने वाली बात है। क्या मैथ आएंगे, इस टाइप के कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, क्या मैथ आएंगे या रीजनिंग आएंगे, यानी कि आप सभी को सिलेबस ही नहीं पता है। आप सभी के एग्जाम के महज जो है 7 दिन बचे हुए हैं और आप सभी को अभी सिलेबस ही नहीं पता है। कितने लोग कैसे कमेंट आ रहे हैं, तो उसको मैं कमेंट में कमेंट के माध्यम से बताता हूँ। मैं सभी के कमेंट को जो है रीड करता हूँ ताकि आप सभी को आंसर दे सकूँ। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सभी पूछते हैं कि विश्वास ही नहीं होता आप सभी क्या तैयारी कर रहे होंगे जब आप सभी को यही नहीं पता है सिलेबस क्या है। और इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप सभी के यहाँ पर वीडियो बनाया है, आप सभी जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है, इसका किस तरीके के पैटर्न्स हैं, आप सभी को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सिलेबस है, क्या मैथ आएगा या नहीं आएगा, तो आप सभी वो सब नहीं पूछ पाएंगे, वहाँ पर सभी डाउट क्लियर कर दिया गया है। तो आप सभी एक वीडियो बनाया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के देख लेंगे कि किस तरीके के सिलेबस हैं। और अभी मैं आपके जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो एक बार फिर इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा ताकि सभी लोगों को स्पष्टीकरण हो जाए और सभी लोग जान जाएं कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, सभी चीज़ें एक वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अभी चलिए, अभी ये अलग का टॉपिक है, एक वीडियो आप सभी को 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं बना दूंगा ताकि आप सभी जो है वहाँ पर देख करके जागरूक हो जाएँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अभी आप सभी ने आंसर नहीं बताया कि क्या कोई मृत व्यक्ति के आभूषण को अगर निकालता है उसको किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी 404। यहाँ देख सकते हैं धारा 404 के अंतर्गत आप सभी के ऊपर जो है मुकदमा दायर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5A, यहाँ देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5A संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है अध्याय, देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता का अध्याय होता है दोस्तों, जिसमें 5A कैटेगराइज किया गया है, वो किससे संबंधित है आप सभी को बताना है कि प्रयास से संबंधित है या फिर साधारण स्पष्टीकरण से है या फिर आपराधिक षड्यंत्र से है या फिर साधारण अपवाद से है, आप सभी को ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, अगर आप जो है ये जो भारतीय दंड संहिता अध्याय 5A में क्या दर्शाया गया है, क्या परिभाषित किया गया है, उसमें क्या दर्ज किया गया है, यानी कि आप सभी को किस प्रकार के दंड मिल सकते हैं, आप किस टाइप के आप कृत्य करेंगे तब आपको अध्याय 5A वाले संबंधित जो है धाराएं लगे जाएंगी। तो आप सभी को बताना है इसमें वो वाले ऑप्शन कौन से सही होंगे दोस्तों, वो ऑप्शन आप सभी को बताने हैं। इस तरह से आप सभी बता पाएंगे दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन देख पा रहे होंगे।
तो भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5A के अंतर्गत अगर आप सभी आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं तो उसमें अध्याय 5A में इसके लिए दंड बताया गया है। समझ रहे होंगे दोस्तों, आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन की क्या प्रकृति है क्वेश्चन की, किस तरह से पूछ रहा है दोस्तों, घुमा फिरा के आपको ये बताना है कि जो अगर आप आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपको भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5 में जाना होगा और उस अध्याय 5 में जो भी वर्णित होगा, जो भी परिभाषित होगा कि आप जो आपराधिक षड्यंत्र होते हैं इसके संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी दंड संबंधित वहाँ परिभाषित किया गया होगा वो दंड आप सभी को मिलने वाले हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन घुमा के दिए गए हैं कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5A से संबंधित है, कौन सा कथन सही होगा। तो आपराधिक षड्यंत्र अगर आप रच रहे हैं इस टाइप के दंड जो है अध्याय 5 में वर्णित हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन या फिर वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी तरह से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आप सभी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को स्किप बिना किए हुए पूरी तरह से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों यहाँ पर है। एक जल्लाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखते क्वेश्चन आप इसको भी नहीं समझ पाएंगे। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड का निष्पादन करता है वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से संरक्षित है। पहले तो क्वेश्चन आप समझिए, पहले अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप आंसर बिल्कुल गलत देंगे। ये कह रहा है कि जो जल्लाद होता है वो मृत्यु दंड का कार्य करता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को जो दंडित होता है, जो फांसी की तरह सुना जाता है जिसको, वो जल्लाद जो है उस पर लटकाता है और उसको जो है मृत्यु की घाट उतार देता है। तो क्या उसको क्यों नहीं उसको जो है दंड मिलता, वो भी तो एक इंसान का जान ले रहा है। यहाँ आपको ये समझना है दोस्तों, अगर आप ये समझ गए तो आप आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन जो है सही जो है पूछे गए हैं अब प्रीवियस ईयर में, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए बहुत टफेस्ट क्वेश्चन मैं उठा कर लाया हूँ। आप अगर इसमें से 10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो मैं मान लूँगा कि आपकी तैयारी जो है एकदम अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक जल्लाद जो है किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे रहा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, पहले ही उसको जो है आदेश हुआ है। तो आप यहाँ ये बताना है कि यहाँ देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो भी यहाँ पर जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट होता है HC से, तो इस प्रकार से जो भी दंड देता है, मान लीजिए फांसी की सजा दे दिया है तो वहाँ पर एक जल्लाद नियुक्त होता है, वो सब फांसी की सजा के समय उसको लटकाता है। तो ऐसे यहाँ पूछा जा रहा है कि निष्पादन करता है तो वो उसको भी सजा मिलना चाहिए। तो ये ऐसा किस धारा में लिखा गया है कि ये जल्लाद जो होते हैं ये अगर से फांसी पे लटका रहे हैं तो इस धारा के अंतर्गत उनको सजा नहीं दिया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन की प्रकृति समझ गए होंगे। आपको यही इतना बताना है कि जल्लाद तो जो फांसी की सजा में जो व्यक्तियों को मृत्यु दंड के निष्पादन वाला कार्य करता है वो तो मृत्यु दंड देता ही रहता है, तो उसको जो है सजा किस धारा के अंतर्गत है, किस धारा में लिखा गया है कि उसको जो है दंड नहीं दिया जाएगा, उस वो यानी कि कौन सी धारा उसे संरक्षित कर रही है। यहाँ देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कौन सी धारा संरक्षित, यानी कि उससे कौन सी धारा बचा रही है। यानी कोई एक धारा ऐसा है उसमें लिखा गया होगा कि इस धारा के अंतर्गत यहाँ पर लिखा गया होगा कि जल्लाद जो होते हैं उनको दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये आपको बताना है कौन सी धारा में ऐसा वर्णित है, यानी कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये जो है मृत्यु दंड से यानी फिर सजा से जो है जल्लाद बच जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं धारा 80 में वर्णित है उसका बचाव, या फिर धारा 77 में, या फिर धारा 78 में, फिर धारा 79 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, लेकिन धारा नहीं तो धारा आपको बताना है। क्वेश्चन तो आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। धारा आप देख सकते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, धारा 78। धारा 78 के अंतर्गत ये वर्णित है कि जो भी जल्लाद होगा उसको जो है मृत्युदंड तो निष्पादन कर रहा है, लेकिन उसको जो है इसके अंतर्गत वो जो है उसका एक कार्य है, ये इसका कार्य निर्धारित किया गया है, इस वजह से उसको जो है दंड नहीं दिया जा सकता। ये चीज़ें जो वर्णित हैं ये जो है धारा 78 में वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का, सॉरी दोस्तों धारा 78 नहीं दोस्तों, धारा 79 में है, आप देख पाएंगे, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहते हैं, धारा 79 में दोस्तों, ये धारा 79 में है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी वाला ऑप्शन है, धारा 79 के अंतर्गत ये जो है
लिखा गया है कि जो किसी भी जल्लाद को दंड नहीं दिया जा सकता, वो चाहे जितना भी व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार दे, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको जो है नियुक्त किया गया, उसका वो कार्य है। तो ये जो है धारा 79 में उसके संरक्षण की बात है की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर। दोस्तों आप सभी ऐसा है कि क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर मैं क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा तो आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसीलिए टाइम भले लगे, लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ताकि आपको जो है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो आपके एग्जाम के अंदर। ध्यान देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय है। यहाँ पर उसमें स्प्रिंट हो गया है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय होगा। अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय हैं, कौन कौन विषय हैं? क्या केवल अंतरराष्ट्रीय के विषय हैं? अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानून के विषय क्या क्या विषय हो सकते हैं अंतरराष्ट्रीय के? क्या केवल राज्य के बारे में विषय ये होता है अंतरराष्ट्रीय विधि कानून, या फिर केवल अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए होता है, या फिर राज्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन और व्यक्ति सबके लिए होता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र के लिए होता है? आप सभी को बताना दोस्तों, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जब भी हमारा अंतरराष्ट्रीय का मामले में कोई कानून बनाना होता है तो ये इसके क्या क्या विषय हैं, किसके संबंध में बनाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये जो है जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आएगा कोई कानून, तो किसी एक राज्य के लिए नहीं होगा, और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, और किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता, है ना दोस्तों। इस तरह से हम बताएंगे। क्या ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, केवल अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते, किसी एक राज्य के लिए नहीं कर सकते, संयुक्त राष्ट्र के लिए नहीं कर सकते, सबके लिए देखिए केवल अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होंगे उसके अंतर्गत ये जो होते हैं विधि के विषय जो हैं सम्मिलित होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है। इस तरह से आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग कानून का कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं, क्या महासभा करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, या फिर न्याय संहिता परिषद। यहाँ पर आप सभी को बताना है कौन से परिषद ऐसे हैं दोस्तों। क्या सुरक्षा परिषद? इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आशा करते हैं आप सभी को पूछता से अच्छे समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? यानी कि संयुक्त यहाँ पर महासभा देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, महासभा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होता है, ये अंग जो है कौन सा अंग? महासभा वाला अंग जो है कि विधायी कृत्य करता है, विधायी कानून जो है कानूनी कार्य करता है। कौन सा? महासभा करता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है अंग। ऐसा कौन सा अंग है? महासभा वाला अंग जो है वो विधायी कृत्य करता है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ये वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी पूरी तरह से समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप सभी लाइक करते हैं तो वीडियो मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है, मुझे भी खुशी मिलती है कि मेरा वीडियो बनाना आज सफल हो गया है। आप सभी जितना ही अच्छे पसंद करेंगे, जितना भी जो आप सभी लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है लाइक से दोस्तों एक ही चीज़ मिलता है, लाइक से एक ही फ़ायदा मिलता है कि हमको सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी मुझे और मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं और मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है। इससे बढ़कर मुझे कोई खुशी नहीं दोस्तों। अगर आप सभी को लाइक हो रहा, पसंद आ रहा है तो आप लाइक ये जरूर करिएगा। जितने भी लोग देखते हैं लाइक सभी लोग नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों लाइक तो जरूर कम से कम कर दिया करें। अगर आप सभी को कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट भी कर दीजिए। अगर आप सभी को बहुत पसंद आ गया हो तो आप सभी दोस्तों वहाँ पर थैंक यू सो मच लिख सकते हैं, कुछ भी आप सब लिख सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि आपको अच्छा लगा है और मुझे भी बहुत खुशी होगी। इस तरीके से दोस्तों आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पूरी तरह से पसंद आ गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों और
आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक आप सभी के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। और दोस्तों देख लीजिए, आपके करंट अफेयर्स और हिंदी की तो पूरी मेरी गारंटी है कि आप सभी हिंदी और करंट अफेयर्स बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। उसके बावजूद जो मैं जीके का कुछ बना दिया हूँ और इंग्लिश का कुछ एक दो बना दिया हूँ, तो दोस्तों सभी कुछ संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे पास जो है टाइम ही नहीं था। अदरवाइज़ मैं सभी चीज़ कंप्लीट तरीके से करा था। टाइम मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम लगा रहता है कहीं ना कहीं, तो मुझे भी एग्ज़ाम देना होता है। इस वजह से दोस्तों मैं आप सभी को पूरी तरह से यहाँ पर आप सभी के लिए वीडियो कंटेंट नहीं बना पाता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 1 घंटा बैठ के आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। तो आप सभी के लिए वीडियो बनाने का मतलब है कि पूरी तरह से आप वहाँ पर 4 से 5 घंटे आप सभी को टाइम देना, और इतना टाइम मेरे पास है नहीं। इस वजह से दोस्तों मैं आप सभी को पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी नहीं करा पाया हूँ। लेकिन जितने भी समय बचे हैं उसमें मैंने करंट अफेयर्स और हिंदी के पूरी वीडियोस आप सभी को कंप्लीट करवाऊंगा। हिंदी के जितने वीडियो मैं आप सभी को दे दूंगा उसमें से आप सभी को संभवतः कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और करंट अफेयर जो है 6 महीने के जितने भी हैं, जितने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर हैं, वो सभी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के समझ में वीडियो में प्रस्तुत कर दूंगा। आप सभी को अगर आप पूरा वीडियो मेरे करंट अफेयर्स के देखते हैं तो आप सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी करके आएंगे, ये मेरा पूरा दावा है। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ले रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों उसी सेम टाइप से क्वेश्चन ना मिले, लेकिन उसी सेम क्वेश्चन निकाले गए होंगे, ये मेरी गारंटी आप सभी को मिलेगा। आप देखिएगा, आप सभी पूरी तरह से पढ़िए और पूरी तरह से फॉलो करिए, बिना स्किप करिए हुए पूरा वीडियोस को फॉलो करिए और पूरी तरह से अध्ययन करिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी भी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।